नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर बीजापुर से, जहां एक बार फिर नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। 84 लाख के इनामी 34 नक्सली आत्मसमर्पण करने बीजापुर एसपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सभी नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ एसपी बीजापुर और DIG CRPF के सामने सरेंडर किया। बता दें कि सुरक्षा बलों को लगातार नक्सल अभियान के तहत सफलता मिल रही है। इससे पहले राजनांदगांव में 1 करोड़ 5 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया था। तो बीजापुर में 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 26 नक्सलियों पर 84 लाख रुपए का इनाम था। तमाम नक्सली जो है एसपी कार्यालय पहुंचे और अपने अपने हथियार जमा कर इन्होंने सरेंडर किया। एसपी बीजापुर और DIG CRPF के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। नक्सल संगठन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। तो 34 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, सरेंडर कर दिया है। यह नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। 26 नक्सलियों पर 84 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन 34 नक्सलियों में से 7 महिला नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने सरेंडर किया, यानी वो भी अब नई जीवन की शुरुआत कर रही हैं। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी तेलंगाना राज्य कमेटी में थे ये सक्रिय, जिन्होंने 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आंध्र प्रदेश ओडिशा सीमा डिवीजन में सक्रिय थे नक्सली। 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अब इन्हें पुनर्वास नीति के तहत कई सुविधाएं मिलेंगी। इनमें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा भी इन्हें कई अन्य सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएगी। 50-50 हजार रुपए की तत्काल सहायता दी गई। इन 34 नक्सलियों को जो भी सरेंडर कर रहे हैं उन्हें इन 50,000 रुपए तत्काल तौर पे दिया जाता है। 2 साल से 2200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया पिछले 2 सालों में। वहीं केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प लिया है। ऐसे में ये मील का पत्थर है कि 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। है ही उधर, इसलिए हम लोग रहने वाले के उधर जगह नहीं है। जगह तो सीमित होगा। उस समय बड़े बड़े लोग सिलेंडर हुआ वो सब लोग, इसलिए हम लोग सोच के जगह इधर से नहीं है, जंगल से गश्ती बढ़ रही है, उसलिए हम सोच के हम लोग मुख्य द्वारा में जाके सिलेंडर करके 34 जो माओवादी कैडर के लोग हैं वो बीजापुर में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें जो मुख्य रूप से एक DVCM है, साथ में कंपनी PLG जो कंपनी नंबर 2 जो खासकर जो वेस्ट बस्तर डिवीजन में कार्यरत है उसके 2 मेंबर्स हैं। इसके अलावा कंपनी नंबर 1 मेंबर है। इसी प्रकार ACM और पार्टी मेंबर, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, RPC अध्यक्ष, कुल मिलाकर 34 लोग आज पुनर्वासित हो रहे हैं, जिसमें कुल 84 लाख का इनाम घोषित था। ये सभी साउथ सब जनरल ब्यूरो के हैं। जो आपको जानकारी होगा कि साउथ सब जनरल ब्यूरो 3 जो डिविजन्स, जो दरभंगा डिवीजन। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे दिया। कहा, सदन में पहले दिन कांग्रेस के विधायकों की अनुपस्थिति में अजय चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। अजय चंद्राकर इस सरकार से दुखी हैं। अजय चंद्राकर को ऑफर दिया है, वे 15 विधायक लेकर आए, हम उन्हें CM बनाएंगे। वहीं कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, संगीता सिन्हा के अक्ल पर ओले पड़ गए हैं, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही हैं। देखिए चंद्राकर जी, जब हम 2047 विजन की चर्चा में भाग नहीं लिए तो मुझे जो सुनने में आया है वो विपक्ष की नेतृत्व किए हैं। मतलब हमारे बहुत ही यशस्वी नेता प्रतिपक्ष हमारे चरणदास महंत की जगह उन्होंने वो भूमिका निभाई, तो हम उनको बधाई भी दिए। उसके बाद आज वो बड़ा झल्लाए हुए थे, लगातार अपने ही सरकार को घेर रहे हैं, तो उनका झल्लाहट हमको पता चलता है। हम उनकी झल्लाहट को समझ रहे हैं, उनका दर्द भी समझ रहे हैं। इसलिए हमने आज ऑफर किया है कि आप 15 विधायक लेके हमारे कांग्रेस पार्टी में आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे।
छत्तीसगढ़ के इतिहास में 35,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट आज विधानसभा से पारित हो गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की ओर से पेश अनुपूरक बजट पर करीब 6 घंटे तक चर्चा चली। इसके बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाती है कि महतारी वंदन योजना बंद हो जाएगी, लेकिन जब तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार है यह योजना लगातार जारी रहेगी। अनुपूरक बजट में इस योजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट में 1,936 करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च के लिए रखा गया है। पुलिस विभाग के अपग्रेडेशन के लिए 341 करोड़ रुपए दिया गया है। प्रदेश में एयरपोर्ट सुविधा के विस्तार के लिए 227 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। वहीं पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग में पूंजीगत खर्च के लिए 388 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदला जा रहा है। अब यह योजना वीबीजी रामजी के नाम से जानी जाएगी। वहीं नाम बदलने को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में भी योजनाओं का नाम बदलने को लेकर बीजेपी को घेरा है। उधर भाजपा ने भी कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर देश भर में सियासत हो रही है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर वार पलटवार का दौर नजर आ रहा है। आमतौर पर सरकार बदलने पर योजनाओं का नाम बदलने का सिलसिला जारी रहता है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस। सभी दल अपने आदर्श पुरुष या नेताओं के नाम से योजनाओं का नाम रखते हैं। छत्तीसगढ़ में किन योजनाओं का नाम बदला गया, आगे देखिए। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इन योजनाओं के नाम बदले। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कृषक उन्नति योजना, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना। कांग्रेस ने भाजपा सरकार की इन योजनाओं के नाम बदले। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मांगलिक भवन योजना, डॉक्टर BR अम्बेडकर मांगलिक भवन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी LED पथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका योजना, राजीव गांधी आजीविका केंद्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना। अब जब केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदला तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, महात्मा गांधी के नाम पर जो योजनाएं चली आ रही है, जो पूरी दुनिया में पूजे जा रहे हैं, क्या महात्मा गांधी को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा, महात्मा गांधी देश के महात्मा हैं, जिनके उपनाम का उपयोग कर एक वंशीय परिवार छद्म सरनेम लगाकर व्यापक भ्रष्टाचार करके देश को गर्त में ले गया था। ऐसे छद्म गांधियों को अपने गिरबा में झांकना चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी के नाम से जो योजना चली आ रही है, देश और दुनिया के जितने भी शासनाध्यक्ष आते हैं, महात्मा गांधी के समाधि पे राजघाट पे जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। और उसके नाम से ऐसे जो कार्यक्रम है उसको भी बदलने का काम, तो महात्मा गांधी ये पहले भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। महात्मा गांधी जी देश के महात्मा थे और जिनके उपनाम का उपयोग कर कर एक वंशीय परिवार छद्म सरनेम लगाकर व्यापक भ्रष्टाचार करके देश को गर्त में ले गया था। ऐसे गांधियों को, छद्म गांधियों को अपने गिरेबा पे झांकना चाहिए। नाम बदलने की सियासत कोई नई बात नहीं है। सरकार बदलने पर योजनाओं के नाम बदलने की परिपाटी पहले से ही चली आ रही है। नाम बदलने का उद्देश्य तो तभी कारगर होगा जब आम लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। EOW ACB ने कोल घोटाले मामले में एक और पूरक चालान कोर्ट में पेश किया। इस बार एजेंसी ने पूर्व सरकार की एक करीबी अधिकारी सौम्य चौरसिया के भरोसेमंद जयचंद कोशले के विरुद्ध 1000 पन्नों का चालान पेश किया है, जिसमें विस्तार से घोटाले में जयचंद की भूमिका बताई गई है। खासकर चालान में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत होने के बावजूद आरोपी कुछ भी स्वीकार करने से इनकार करता रहा। उसने पूरे घोटाले में 7 से 8 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था। और क्या बताया गया है चालान में, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अवैध कोल वसूली के मामले में जेल में बंद जयचंद कोशले के विरुद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने विशेष न्यायालय रायपुर में करीब 1000 पन्नों का चालान पेश किया।
चालान में जयचंद पर आरोप लगाया गया है कि वो सौम्या चौरसिया के निर्देश पर अवैध कोल लेवी की वसूली की राशि सूर्यकांत तिवारी के निवास स्थान पर और अन्य जगहों पर रिसीव करता था, फिर मनीष उपाध्याय या सौम्या के बताए गए व्यक्ति को देता था। ये भी दावा किया गया कि जयचंद ने इस रकम से अपने परिवार के सदस्यों के नाम से भी संपत्ति खरीदी है। इधर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सिर्फ एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस को बदनाम कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार के समय के भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का नमूना है। कर्मचारी अधिकारियों पर और खासतौर पर विपक्षी दल के नेताओं पर दबाव बनाने, इस तरह के आरोप की पटकथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में लिखी जाती है और जांच एजेंसियों के द्वारा इस पर अमल किया जाता है। बता दें कि OACB ने जयचंद के पहले इस प्रकरण में जुलाई 2024 में सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई, शिवशंकर नाग, संदीप कुमार नायक, सूर्यकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर, लक्ष्मीकांत तिवारी समेत 15 आरोपियों के खिलाफ प्रथम चालान प्रस्तुत किया था। वही अक्टूबर 2024 में मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी और अक्टूबर 2025 में देवेंद्र डडसेना, नवनीत तिवारी के खिलाफ पूरक चालान प्रस्तुत कर चुका है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश में 2 साल हो गए हैं भाजपा की सरकार को काबिज हुए, लेकिन अब भी घोटालों में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 2 साल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के घोटालों की परतें आज भी खुल रही हैं। हर दिन ये नया खुलासा होता है कि इस घोटाले में और भी लोग शामिल हैं। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में केवल घोटाले किए, ये प्रमाणित हो गया। इतने वर्षों के बाद भी कोल घोटाले के नए तथ्य आ रहे हैं और अब जांच एजेंसी ने माना है कि अब भी आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय की अनुमति ली जाएगी, क्योंकि घोटाले की राशि का उपयोग राजनीतिक व्यक्तियों और प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। बहरहाल अब देखना है कि इस मामले में कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 आयोजित होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 साल के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश ने इंडस्ट्रीज और दूसरे सेक्टरों के डेवलपमेंट में कितना ग्रोथ किया, ये ग्वालियर के व्यापार मेला मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में देखने को मिलेगा। ग्रोथ समिट की तैयारी के लिए बैठक में कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कलेक्टर ने तैयारियों को लेकर संबंधित विभाग और उनके अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। कलेक्टर ने बताया, मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में आने वाले उद्योगपति भी जल्द तय होंगे। 2-3 दिनों में तैयारियां पूरी हो जाएंगी। बता दें कि 2024 में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 8,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव तय हुए थे। देखिए, 25 दिसंबर को ग्वालियर का गौरव दिवस होता है और हम सभी लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि उस दिन हमारे श्रद्धेय अटल जी का जन्म दिवस होता है। और हर साल की तरह जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल सेलिब्रेशन रहता था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार निश्चित किया कि एक स्टेट लेवल कार्यक्रम यहाँ पर होना है, जिसमें कि अभ्युदय MP ग्रोथ कॉन्क्लेव का इसको नाम दिया गया है। तो इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड और उद्योग से रिलेटेड इसका मेन थीम रहेगा और उसकी तैयारियां हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। विभागीय दायित्व जो हैं उनको निर्धारित कर दिया गया है और जैसे जैसे निर्देश हमें भोपाल से प्राप्त होंगे उसके अनुसार और कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है, भूरा ज्वेलर्स के संचालक से लूट। लाखों रुपए के सोने चांदी की लूट हुई है। जानलेवा हमला करके लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बैग लूटकर 5 लुटेरे फरार हो गए हैं। पनागर का रहने वाला है पीड़ित। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। पनागर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। 5 लुटेरों ने जानलेवा हमला कर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। लाखों रुपयों के सोने चांदी की लूट की घटना को अंजाम दिया है और पीड़ित पर जानलेवा हमला भी किया है। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से, तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी फतेह सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। फतेह जी, क्या है ये पूरा मामला और
क्या कुछ कार्रवाई चल रही है अभी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल नदीम, आपको बता दें जबलपुर में जो लुटेरे हैं और बदमाश हैं, इनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और ये दिन दहाड़े दिन और रात शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर के जो ग्राम पनागर है वहां पर सामने आया है, जहां पर जो भूरा ज्वेलर्स है उनके जो संचालक हैं सुनील सोनी, उन्हें जब ये दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे तो उसी दौरान 4 से 5 जो लुटेरे हैं वो वहां घात लगाकर बैठे हुए थे और उन्हें जैसे ही वो दुकान में ताला लगाकर मुड़े उसी दौरान जो लुटेरे थे उन लोगों ने उन पर देसी कट्टे से पहले तो फायर किया, उसके बाद चाकू से हमला किया, जिससे कि जो कट्टे से निकली गोली उनकी कमर में, सुनील सोनी है जो उनकी कमर में लगी है, जिनका यहाँ पर पनागर के उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। इसके साथ ही जब बीच बचाव करने उनका जो बेटा है संभव सोनी वो वहां पर पहुंचा तो उस पर भी लुटेरों ने चाकू से हमला कर दिया और इसके साथ ही उनके पास जो रखे हुए जो 3 बैग थे सोने चांदी जेवरों से भरे हुए वो लूट कर फरार हो गए। इस पूरे मामले को लेकर थाना पनागर पुलिस और शहर से जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर अभी फिलहाल पहुंचे हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल कर लोगों के यहाँ पर बयान दर्ज कर रहे हैं और जो घायल हैं उन्हें पनागढ़ के 100 स्वास्थ्य केंद्र में अभी भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इलाज जारी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इनकी गिरफ्तारी होगी और इन बदमाशों का मनोबल कब तक टूटेगा। आप नजरें बनाए रखिएगा। फतेह जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। 4 लोग आते, 3 बाइक आती और वो लोग आधा घंटा से इतने पर खड़े रहते, आधा घंटा होगा, हम कई बार निकले आए गए, समझ में नहीं हमने कि खड़े हुए हैं जो लोग कोई काम से। एक आध भैया की बचाव बचाव की आवाज आई तो भैया के सर में बट मारी है बट। अच्छा, इनके पास क्या था? हथियार भी थे कुछ? कट्टा थे। अच्छा, कितने लोग थे? ये लोग 4 से 5 लोग थे। अच्छा, इसमें कुछ गाड़ियाँ भी देखी? हाँ, 3 गाड़ियाँ थी। और इसमें कितने लोग थे? 3 गाड़ियों में 5 से 6 लोग थे। अच्छा, मुंह बांधे हुए थे कि खुला थे? मुंह बांधे थे, एक का मुंह खुला था। जब हमने उससे थैला छुड़ाया तो उसने कट्टा निकाल के बोला कि गोली मार दूंगा। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। कांकेर से बड़ी खबर है, शव दफनाने को लेकर विवाद, धर्मांतरित सरपंच का विरोध। ग्रामीणों ने किया विरोध, सरपंच ने पिता का शव जबरदस्ती किया दफन। विरोध करते हुए धरने पर बैठे ग्रामीण, तहसीलदार से ग्रामीणों की मांग, शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे ग्रामीण जो है आज प्रदर्शन करते नजर आए। ग्रामीणों की मांग है कि शव को निकाली जाए। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर ग्रामीण जो है वो नाराज हैं। दरअसल ये धर्मांतरण का ये पूरा मामला है। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, क्या कुछ मामला है ये और पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, कांकेर में धर्मांतरण से जुड़े मामले जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जो धर्मांतरित लोग हैं उनके मौत के बाद कफन दफन को लेकर विवाद हो रहा है। ये पूरा मामला आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव का है, जहाँ के सरपंच जो है रजमन सलाम, उनके पिता की बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी और उन्होंने दबंगई दिखाते हुए गांव में ही शव का दफन कर दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों को यही कहना है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और अपना मूल धर्म छोड़ा था, इसलिए उनके शव को गांव में दफन नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि शव वहां पर दफन हो गया था। उसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और वो शव को जो है कब्र से निकालने की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया था। आज पूरे दिन भर वहां पर विवाद चला है, लेकिन अभी भी कोई हल नहीं निकल पाया है और अभी भी पुलिस के जो लोग हैं वो गांव में मौजूद हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले देखने को आ रहे हैं। लंबा विवाद यहाँ पर पनपता हुआ दिख रहा है। कल भी सुबह ये मामला तूल पकड़ने की संभावना है, क्योंकि अभी भी शव जो है वो कब्र में दफन है और ग्रामीण अभी भी उस शव को वहां से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ग्रामीण क्या कह रहे हैं? वहां से उनको हटाने की जो बात है वो ग्रामीण कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है और क्या दूसरा कोई ऑप्शन है क्या जो उस परिवार को आगे दिया जा सके कि आप यहां दफन कर लीजिए? इस मैटर में कैसे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगातार पिछले 4 से 5 मामले ऐसे हो चुके हैं कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है उनकी मौत के बाद उनके शव को न केवल गांव में बल्कि पूरे जिले में कहीं दफन नहीं करने दिया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले 3 से 4 केस में शव को बेहद गंभीर मामला है जब ग्रामीण कहें कि पूरे जिले में कहीं दफनाने नहीं देंगे। देखना होगा प्रशासन कैसे इसका हल निकालता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। सतना से बड़ी खबर है। HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने का मामला, 6 बच्चों को ब्लड चढ़ाने का पूरा मामला है। एड्स नियंत्रण नोडल अधिकारी को नोटिस दिया गया है। 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भी गठित की गई है ताकि इस पूरे मामले में इंसाफ हो सके, पीड़ित बच्चों को इंसाफ मिले और जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। इसके लिए 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित की गई है। नोडल अधिकारी को नोटिस दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सतना से। एड्स नियंत्रण नोडल अधिकारी को नोटिस दिया गया है। वहीं एक टीम गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने का ये पूरा मामला सतना से सामने आया, जहां 6 बच्चों को ब्लड चढ़ा दिया गया। ये बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित थे। जिला अस्पताल में इलाजरत जो थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, जिनको बार बार महीने में 2 से 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना होता है। और इसमें क्या है, वो ऐसे 6 बच्चे हैं जिसका HIV पॉजिटिव जो पाया गया है। इनका रूटीन स्क्रीनिंग के माध्यम से SOP ये है कि जो लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर रहे हैं तो उनको एवरी 3 मंथ्स उनका ब्लड स्क्रीनिंग भी किया जाए। तो उसमें संक्रमित पाए गए हैं। उसमें एक बच्चे। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।